हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में और समझते हैं कि नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस क्या है एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो देखिए, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो मेम्ब्रेन का मतलब आप ये समझिए कि एक पतली सी लेयर है, शीथ है, जिसको हम मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो बनता है कहाँ? देखिए, ये बनता है एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में। मतलब जो हार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो आता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज में बना हुआ है वो ब्लड। उसके बाद इधर से आता है क्या? एयर, ऑक्सीजन। वो कहाँ है? एल्वुलस में। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो इसका काम क्या है कि डिफ्रेंशिएट करना कि जो एल्वुलस में जो ब्लड, सॉरी, एल्वुलस में जो एयर है उसको और जो कैपिलरीज में ब्लड है उससे। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट के काम करने में कौन काम कर रहा है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसको कैपिलरी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो देखिए, एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? एल्वियोलस में होगा पहले मेम्ब्रेन। दूसरी मेम्ब्रेन कहाँ होगी? कैपिलरी में। तो कैपिलरी मेम्ब्रेन कहाँ होगी? जो बेसिकली हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, जो स्ट्रक्चर से वहाँ पे, तो वहाँ से जो प्योरीफाई करना है, अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजन लेना है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन है वो दो चीज़ से हो रहा है। पहला तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन, दूसरा कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब इसको यहीं पे बेसिकली जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो होता है। उसके बाद देखिए, अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका क्या काम है। मतलब सांस तो लेता है, इतना पता है हमारा ये जो स्ट्रक्चर्स है। बेसिकली क्या काम है? सांस लेना और सांस छोड़ना। इसके अलावा क्या काम है आज देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें आता है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन मतलब कोई भी जो स्मेल का टेस्ट है, जो नाक से हम सांस फ्रेग्रेंस सूंघते हैं, जो भी स्मेलिंग होती है फूड की, फ्रेग्रेंस की, फ्लावर की, तो ये सब कैसे होता है? नोज से होता है। तो नोज एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये कैसे होता है? इसमें अब नोज के अंदर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पे होता है अलग अलग रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि क्या करते हैं, वो रिसेप्टर्स कैरी करते हैं इम्पल्सिस को ब्रेन तक पहुँचाएंगे, ब्रेन से कमांड करके बताएंगे कि ये अच्छा, इसका स्मेल ऐसा होता है। तो फर्स्ट हो गया ऑल्फैक्शन। दूसरा होता है वोकलाइजेशन। तो इसमें वोकलाइजेशन मतलब बोलना। जो मैं बोल रहा हूँ ये कैसे कर रहा हूँ? वो कर रहा है वोकल कॉर्ड यानी लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को हम वोकल कॉर्ड कहते हैं इसलिए क्योंकि वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स इसलिए क्योंकि वो वॉइस प्रोड्यूस करता है, एक आवाज़ साउंड निकालता है वाइब्रेट करके। तो ये भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। तो इससे क्या होता है? आवाज़ निकल रही है यानी हम बोल जो पा रहे हैं वो क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही वो एक प्रोसेस है, पार्ट है। उसके बाद आता है कि डिफेंस मैकेनिज्म। तो देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म में भी इसका बहुत ही बड़ा रोल है। जो लंग्स में जो अलग अलग तरह के सेल्स हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मास्ट सेल्स, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स, तो ये इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ताकि बॉडी एक पैथोजन से लड़ सके या किसी भी एक डिजीज कॉजिंग एजेंट से लड़ सके। उसके बाद देखिए आता है कि सबसे पहले हमने पढ़ा ऑल्फैक्शन, वोकलाइजेशन और प्रिवेंशन फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। तो देखिए, चौथा हो गया ये प्रिवेंशन फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। तो ये जो नेजल ट्रैक्ट है हमारा, जो नेजल कैविटी है, यहाँ पे अलग अलग तरह के हेयर प्रेजेंट हैं, फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट, सीलिया, सीलिया जैसा नहीं, हेयर मतलब प्रेजेंट है वहाँ पे। तो हेयर क्या करता है? वो प्रिवेंट करेगा डस्ट पार्टिकल्स को, उसमें ट्रैप हो जाएगा डस्ट पार्टिकल्स। लेकिन अगर किसी तरह वो स्केप करके बच करके यहाँ लंग्स में पहुँच गया एल्वेलस तक, तो वो भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बॉडी इतना कैपेबल है अपने आप को बचाने के लिए कि उसके अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब जो डस्ट पार्टिकल मान लीजिए किसी भी तरह से पहुंच गया, मरते लड़ते करके यहाँ पहुंच गया लंग्स में, तो वो स्नीजिंग और कफिंग, छींक आएगा, खांसी आएगी, उसके थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा, स्नीजिंग और कफिंग। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। तो अब वाटर बैलेंस कैसे करेगा? तो देखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं जब कोई भी, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है एक्सपायर्ड एयर के साथ, और कुछ अमाउंट ऑफ H2O भी साथ में बाहर निकल रहा है। वो नोज और माउथ दोनों के थ्रू हो सकता है। अगर छींक आ रही है तो वो वाटर भी बाहर जा रहा है, H2O बाहर जा रहा है। लेकिन अगर सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस में यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वाटर लॉस हो रहा है। तो वाटर लॉस हो रहा है तो ये वाटर का बैलेंस भी हो रहा है, रेगुलेशन भी हो रहा है। उसके बाद आता है टेम्परेचर रेगुलेशन, सिक्स्थ में। तो टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होगा? तो जब कभी हम सांस छोड़ेंगे तो
हीट लॉस भी होता है, यानी वाटर लॉस के साथ हीट लॉस भी होगा। तो जो हीट अगर लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात है रेगुलेशन हो रहा है टेम्परेचर का। उसके बाद आता है कि प्रिवेंशन फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, यानी एंटीकोगुलेंट फंक्शन। तो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक एंटीकोगुलेंट फंक्शन भी है। कैसे कि जो एल्वियस होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन में एक सेल होती है उसको बोलते हैं मास्ट सेल। उसके अंदर होता है हेपेरिन। अब हेपेरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, यानी ये हमारे ब्लड को बचाएगा कोआगुलेट यानी जमने से, खून का धब्बा जमने से बचाएगा, जिसे हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट फंक्शन। तो ये इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, मतलब कि एक वेसल के अंदर जो ब्लड जमता है उसको रोकता है। उसके बाद लास्ट में आता है कि एसिड बेस बैलेंस और सिक्रीशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको हम कभी बाद में समझेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है। आगे हम इसी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इसी को कंटिन्यू करेंगे पार्ट को, और उसमें बात करें कि मैकेनिक्स क्या है रेस्पिरेशन की, और जो एक्सपेंशन होता है थोरेसिक एक्सपेंशन वो कैसा होता है, किसके डायरेक्शन में होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।